All right. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rali sadri. Wayassirli amri wahlul उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं आप लोग की ACCA जर्नी. First of all, congratulations to all of you to be here and let's begin. सो लास्ट डेमो क्लास में हमने एक डेमो लिया था, फाउंडेशन बनाई थी आप लोगों की, जिसमें से मोस्ट ऑफ यू अटेंडेड इट एंड सम ऑफ यू वर नॉट प्रेजेंट. नो प्रॉब्लम, जो लोग प्रेजेंट नहीं थे वो आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो मैं जैसे ही आप लोग से पूछती जाऊंगी कि याद है जो बताया था, तो वो रिकॉल भी होगा और रिवाइज भी हो जाएंगी सारी चीजें, क्योंकि उसके बगैर तो नॉलेज कंप्लीट ही नहीं है, बिकॉज दैट्स द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग. राइट, सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट चैप्टर टुडे. MA1. मैंने जैसे कि आप लोग को पिछली क्लास में थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया था कि MA1 इज 10 चैप्टर स्टोरी. 10 चैप्टर्स की कहानी है. 10 चैप्टर्स हमने कंप्लीट करने हैं और आगे बढ़ना है. पिछले सेशन में हमने अकाउंटिंग के बारे में समझा था. व्हाट इज अकाउंटिंग? याद है किसी को? क्योंकि आप अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हैं, इसके बगैर तो हम आगे ही नहीं बढ़ सकते. अकाउंटिंग किसे कहते हैं? बुक कीपिंग, समराइजिंग, ओके, recording transactions, valuation. So the two words which I would like all of you to remember: accounting means number one recording and number two valuation. और हमने क्या क्या सवाल इसके अंदर किए थे? रिकॉर्डिंग, what to record, why to record, whether to record, when to record. Exactly. What to record, why to record, when to record, where to record, which site to record, whether to record or not. तो ये सारे सवालात हम किसके अंदर सीख रहे होंगे? रिकॉर्डिंग के अंदर. और वैल्यूएशन, यस, वैल्यूएशन. पलक, एक सवाल है उसके अंदर, आप लोगों को लिखवाया भी था. एट विच अमाउंट टू रिकॉर्ड, किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है, वो सिर्फ हम इसके अंदर सीखेंगे. एक ही सवाल का जवाब मिलेगा. और यहाँ पर कई सवालों के जवाब, कहाँ रिकॉर्ड करें, कैसे रिकॉर्ड करें, किस खाते पे करें, करें ना करें, डेबिट साइड पे करें, क्रेडिट साइड पे करें, क्यों करें. सो दैट्स व्हाट ऑल अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट. अब आइए, अकाउंटिंग के अंदर दो कैटेगराइजेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. क्या फर्क है दोनों में? पिछली क्लास में समझा था ना. आई वॉन्ट यू गाइज टू आंसर. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल? जी, राबिया सादिया को मैंने बुलवाया था, बट उनको 10:30 का टाइम दिया था, तो अब तो मैं क्लास में हूँ, या तो उनको बोलें कि 2 घंटे बाद है, बल्कि उनको बोले वही 3:30 बजे छुट्टी टाइम के वक्त है. जी, कौन सी इंटरनल मैटर्स की है? मैनेजमेंट. एंड एक्सटर्नल मैटर्स? मगर एक्सटर्नल मैटर्स क्या मतलब? कुछ मिसाल भी दें. Taxation. राइट, टैक्सेशन. व्हाट एल्स? ऑडिट. व्हाट एल्स? हमने इसको एक मिसाल से समझा था, और वो मिसाल क्या थी? कोई मुझे बताएगा? आपका अपना घर. हमने ये बात समझी थी कि किसी भी बड़े फलसफे को समझना हो, आपको इदारा समझना है, व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन. आपको कॉर्पोरेट समझना है, व्हाट्स अ कॉर्पोरेट. आपको उसका निजाम समझना है. आपको समझना है कि भाई ये जो इतने बड़े बड़े इदारे हैं, ये कैसे काम करते हैं, कैसे ये अपना फाइनेंशियल्स को मैनेज कर रहे होते हैं. तो याद रखिए, किसी बड़े समंदर को अगर आपको समझना है, आप पूरे बड़े समंदर को लेबोरेटरी में लाके एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते आप. उसका तरीकेकार क्या होगा? You will take a glass of water from that ocean, you bring it into the laboratory, you take out one drop of water, put it under the microscope, and then you're going to analyze and observe and experiment. Same goes for anything that you want to understand in this world. Whether it's a big philosophy, whether it's a big story, a big organization, understand the one unit. And one unit क्या है? आपका घर.
किसी भी इदारे को समझने के लिए एक यूनिट आपका अपना घर, उस घर में लीड कौन कर रहा होता है? यूजुअली द फादर। एंड अंदर होम मैनेजमेंट कौन कर रहा होता है? द मदर। और हमने डिटेल में इनके रोल्स को पिछले सेशन में समझा था कि फादर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। क्विकली, कम ऑन, यू गाइस फॉरगॉट। Earning money, finding sources of income, and what else? Yes, Falak, I want you to answer. Budget provide करना comes under finding the source of income. Good. Next, what else? और क्या फादर की फिक्रमंदियां क्या है? सेविंग्स करना। और भाई बड़े मामलात के ऊपर बात करें ना, लीगल मैटर्स, लोन्स लेना है नहीं लेना है, टैक्स देना है, इनकम टैक्स देना है, यस और नो। लीगल डॉक्यूमेंट्स, कौन सी प्रॉपर्टी किस बेटे के नाम करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी बेटे के नाम नहीं करनी है, बेटी की शादी हो रही है उसके नाम कुछ करना है नहीं करना, तो सारे जो लीगल मामलात हैं वो कहाँ यूज हो रहे होंगे? वो फादर कर रहे होंगे। लीगल मामलात हैंडल कौन कर रहे हैं? फादर हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो फादर सब कुछ कर रहे हैं, क्या ऐसे ही बस रफ नोटबुक में कर रहे हैं? प्रॉपर कागजात, प्रॉपर फॉर्मल रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन। बच्चा पैदा हो रहा है, उसके बर्थ सर्टिफिकेट, एनआईसी 18 साल का हो रहा है, स्कूल में एडमिशन करवाना है, पे फॉर्म, ये सब किसकी फिक्रमंदी है? फादर की। सो ही इज on his toes regarding any external matter, regarding any legal matter. Coming to mother's role, what does a mother do? बजट बनाती है, कॉस्ट कंट्रोल। बजट बनाती हैं। जो फादर बजट प्रोवाइड करते हैं, उस बजट में रह के पूरा महीना घर चलाना है कि नहीं चलाना, तो उसके लिए what kind of information she needs? How many members are there in the family? She needs the right amount of information. हर मेंबर की प्रायोरिटी क्या है? What next? इस महीने कौन सा खर्चा आ गया है जो प्रायोरिटी पे है? किसी बेटी की शादी है, फुप्पी की शादी है, कोई ऐसा खर्चा आ गया है तो घर की मेंटेनेंस वो रोक देती है कि नहीं, मेंटेनेंस पे नहीं लगेगा, इस वक्त ये चीज जरूरी है। बेटे का यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है, इस वक्त ये काम जरूरी है, तो बाकी सारे खर्चे जो रोके जा सकते हैं उसको रोक देती है। What else? She's making food for the family. She's bringing in grocery. She needs to she needs to make sure that there is no wastage. कोई वेस्टेज ना हो, क्योंकि वेस्टेज होगा तो क्या होगा? कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या होगा? बजट आउट होगा। तो पूरे महीने में विद इन द गिवन बजट शी हैज टू रन द हाउस। सो नाउ द सेम रोल द मदर इज प्लेइंग एट होम, द मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल बी प्लेइंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस। और वो कैसे, क्या, अब हम चैप्टर में एंटर करेंगे तो आप लोगों को अंदाजा होगा दैट हाउ रेलेवेंट इज दिस एग्जांपल। फादर का जो रोल है वो कौन टेक केयर कर रहे हैं इदारों में? द फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्ट। उसकी फिक्रमंदी यही है कि इदारे के सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे बढ़ाए जाए, इदारे के सेविंग्स कैसे होगी, इदारे की इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी, कौन सी जगह खर्चा किया जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिया जाए, और कहाँ पे कौन से नॉन करंट एसेट में नहीं स्पेंड किया जाए। राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक और चीज, मदर जब रिकॉर्डिंग कर रही है तो क्या कोई बहुत फॉर्मल कागजात पे कर रही है? गवर्नमेंट पेपर्स पे कर रही है? कहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है? Maybe in her rough book, maybe in her mobile notes, maybe she's not even recording. Is she answerable? Nobody is going to ask her. Hardly शायद father पूछ लें कभी कभी, but she's not answerable. उनके ऊपर कोई compulsion नहीं है कि वो formal recording करें. Same goes for management accounting in organizations. It's the internal matters of the organization, and therefore no need for any particular way or format of recording. It's up to the organization however it wants to record. Now let's jump into the chapters and let's get into the real content that will lead you to pass your exams. स्ट्रैटेजी स्टडी अप्रोच मैंने लास्ट सेशन में बताई थी। क्या थी स्टडी अप्रोच? प्लीज रिकॉल। मैं एक भी चीज नहीं बताऊंगी, प्लीज रिकॉल। आप लोगों ने सब लिखा था। कम ऑन, आई वांट यू गाइस टू बी एक्टिव। चैप्टर रीडिंग नंबर 1 नेक्स्ट। एग्जाम्पल सम्स जो हम करेंगे क्लास में वो दोबारा घर जाके करना है। नेक्स्ट, वो आपने रिविजन किट उसको करना है 3 times मिनिमम बिफोर यू गो फॉर द एग्जाम्स। नेक्स्ट,
नोट्स अपने क्रिएट करें चैप्टर वाइज। आज एक चैप्टर मैं पढ़ा दूंगी, घर जाके आधा घंटा निकालें, फटाफट उसके बुलेट्स निकालें, एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो की पॉइंट्स हैं, की फॉर्मूलाज हैं, लिख लीजिए। 1 पेजर 2 पेजर नोट्स क्रिएट कर लें अपने। नेक्स्ट मुस्तफा, कम ऑन, आप लोगों ने लिखा नहीं था लास्ट क्लास में? आप लोग के पास एक स्टडी हब, जब आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगी एसीसीए में, यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू स्टडी हब, वहां से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस लाजमी। ठीक है, ये 5 चीजें आपने अगर कर ली तो मेरी गारंटी है आपको क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। गेटिंग द पॉइंट? और हमारा टारगेट ही यही है, हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में फ्लाइंग कलर से क्लियर करना ही करना है। देयर इज नो ऑप्शन बी, नो ऑप्शन बी। गेटिंग द पॉइंट? क्यों? MA1 इज द नर्सरी ऑफ अकाउंटिंग। नर्सरी, नर्सरी ABCD है, समझें। इसमें आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और होगी भी नहीं इंशाल्लाह। अब आइए, लेट्स गेट इनटू द फैक्ट्स, इनटू द कंटेंट। तो हमने एक बर्ड्स आई व्यू पिक्चर ले ली कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अब हम, क्योंकि हम, हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो आपको गुड आइडिया हो गया कि मदर का रोल क्या है और हम इदारे में भी किस तरह वर्किंग चल रही होगी, डे टू डे मामलात हल हो रहे होंगे, राइट। अब आइए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटिंग, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सब इस चैप्टर में मौजूद है। इसको लेकिन हम अब थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ऑफिस, व्हाट इज एन ऑफिस? जी, who is going to read the definition? Mustafa. The office is an organization, is a center for information and admission. Administration. The office is in an organization is a center for information and administration. आगे. The most common function in an office are purchasing, personal human resources, general administration, finance, and sales and marketing. ये सारे क्या हैं? ऑफिस के फंक्शन। ऑफिस के फंक्शंस। किसी भी इदारे में यही 5-6 एक्टिविटीज तो हो रही हैं। याद है हमने पिछले सेशन में किया। इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं किसी भी बिजनेस के? जल्दी से बताइए। वेरी गुड। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? एक्सपेंस। व्हाट नेक्स्ट? लायबिलिटी। व्हाट नेक्स्ट? इनकम। बस, इनकम एंड गेन्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं और इन्हीं 5 इंग्रेडिएंट्स की कहानी है। इन्हीं 5 इंग्रेडिएंट्स के अराउंड हमारे क्या हो रही होंगी? ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को क्या कहते हैं? किसका फोन बज रहा है? मिस रुबाब, ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं? दरवाजा बंद कर दो। सेल एंड परचेज, और एक आसान भाषा में जो हमने, लेन देन। एग्जैक्टली, द लेन देन। आप कुछ ले रहे हैं तो बदले में कुछ दे रहे हैं, तो जो दे रहे हैं वो क्या है राफे? क्या है जो हम देते हैं? वो क्या है? हम देते थोड़ी है मनी, हम ऑर्गेनाइजेशन है। हम क्या देते हैं? हम सेल कर रहे हैं। हम देते क्या है? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और बदले में लेते क्या है? मनी, और इक्विवेलेंट टू मनी, समथिंग वैल्यूएबल, एज वैल्यूएबल एज मनी। सो लेन देन, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और बदले में क्या मिल रहा है? मनी और इक्विवेलेंट। तो पूरी कहानी यही है। और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की, ट्रांजैक्शंस की, लेन देन को रिकॉर्ड करना सीखना होगा अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और वो हम सीखेंगे, वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखेंगे। अभी हम क्या सीखेंगे? इदारे के अंदर के मामलात। अंदर के मामलात में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? यही लेन देन, परचेजिंग, HR, हायरिंग फायरिंग, वेजेस क्या देने हैं, सैलरीज क्या रखनी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, काम हो रहा है नहीं हो रहा, टाइम पे लोग आए हैं नहीं आए, एब्सेंट है प्रेजेंट है, कितने यूनिट्स किस लेबर ने बना लिए, राइट। डिमांड क्या है, हमें डेडलाइन, हमारी डेडलाइन क्या है, कब तक मीट करना है, कब तक प्रोडक्ट्स बन के जा चुके होने चाहिए यहाँ से। व्हाट एल्स?
फाइनेंस, बजट कितने है हाथ में, उसी बजट में रह के तो पूरा महीना चलाना है. व्हाट इज सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्ट तैयार हो गया, इसकी कॉस्टिंग क्या निकालें, इसको मार्केट में किस प्राइस पे बेचें. This is all what management accounting is going to do. And that's what it's going to teach you. All right. So office functions, once again, सब मिलके बोलें. Office functions, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Very good. आगे बढ़े. अब आप बोलोगे कि मैम आप ऐसा ऐसा आगे बढ़ा रही हैं, ये सब हमें क्या रीडिंग नहीं करनी. ऑफ कोर्स चैप्टर रीडिंग 1 टाइम पूरे चैप्टर की करनी है लाजमी. क्यों क्यों मतलब मैम क्यों टाइम वेस्ट करें, जो आप पढ़ा रही हैं बस वही पढ़ेंगे हम क्यों एक्स्ट्रा रीडिंग करें. ओके. और कॉन्सेप्ट्स तो मैं आपको क्लास में क्लियर करके भेजूंगी, वो मेरा काम है आपको करवाना, मगर उसके अलावा रीडिंग क्यों. इंग्लिश, इंग्लिश हमारी मादरी जबान नहीं है, इस बात को मान लो. जितना जल्दी मानोगे उतना जल्दी इस पे मेहनत शुरू कर दोगे. अभी शायद ये पेपर आसान लगे, शायद तुक्के में भी निकल जाए, मगर आगे चल के जो पेपर्स हैं एनसीसीए के, वो इंग्लिश के बगैर आप क्लियर नहीं कर सकते. और इंग्लिश के बगैर का क्या मतलब है, क्वेश्चन पढ़ोगे समझोगे तभी तो राइट आंसर दोगे. हालांकि पढ़ के गए हो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हुई है, सब कुछ है, बट वहां जाके सवाल ही नहीं समझ आ रहा. भैया पूछ गया रहे, भैया गोलमोल हो गया, सर के ऊपर से गुजर गई बात, इतना बड़ा प्यारा अल्लाह देख के ही डर गए. तो ये चीज आपको हेल्प करेगी जब आप चैप्टर रीड करके जाओगे, तो फिर ये इस चीज से आपको हेल्प मिलेगी, प्रैक्टिस होगा, आप ओवरकम करोगे. एक तो फास्ट रीडिंग होगी कि जल्दी पढ़ के, नंबर 2 कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग, पढ़ते जाओ समझते जाओ, नहीं समझ आ रहा तो फिर समझने की कोशिश करो. अभी से ये जो मश्क करोगे तो ये आगे चल के आपको बहुत फ्रूटफुल साबित होगी. अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स. भाई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है, व्हाट्स एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड. बस नाम देखो, आगे कुछ नहीं पढ़ो, बस नाम देखो क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इसमें. इदारे का चार्ट मतलब इदारे का स्ट्रक्चर क्या है, हायरार्की क्या है, पहले कौन फिर कौन फिर कौन, टॉप पे कौन बैठा है, ठीक है, लीड कौन कर रहा है, दैट्स द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट. और उसमें आप ये देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, और फिर बोर्ड के अंडर ये पांचों डिपार्टमेंट्स जो हमारे फंक्शंस हैं इदारे के, परचेजिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट आइए, इदारे में जो डिपार्टमेंटेशन होती है, जो इदारे का स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जाम्पल ईसार स्कूल फाउंडेशन, ईसार फाउंडेशन का क्या स्ट्रक्चर है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं बताओ, मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम हियर. ओके. स्कूल, कॉलेज, एचएससी, एसएससी, और प्राइमरी डिपार्टमेंट, प्राइमरी डिपार्टमेंट, पियर्सन डिपार्टमेंट, दैट्स पियर्सन, उसको हम कह लें एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, एंड मिडिल स्कूल, राइट. तो ये 5 डिपार्टमेंट्स हो गए, एंड देन देयर इज ईसार मेडिकल विंग, एंड देन देयर इज एडमिनिस्ट्रेशन, 7 डिपार्टमेंट्स. गेटिंग द पॉइंट. तो ये जो 7 डिपार्टमेंट्स मिल करके ये इदारा, ये स्कूल चल रहा है, ये इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है. इसी तरह दूसरे इदारों में भी फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, यानी कि फंक्शंस के बेस के ऊपर डिपार्टमेंटेशन की जा सकती है, जो भी जिस भी इदारे का फंक्शन है, बिकॉज हर इदारे के फंक्शंस मुख्तलिफ होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपको स्कूल का बताया, स्कूल के फंक्शंस अलग हैं, प्राइमरी डिपार्ट होगा, मिडिल होगा, एचएससी होगा, एग्जामिनेशन होगा, आईएसए होगा, ठीक है. इस अब मैं बोलूं सुपरमार्केट, यहाँ कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, परचेज, सेल, मार्केटिंग, एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट, द वेयर हाउस, उसको कैसे भूल सकते हैं. तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट या वेयर हाउस क्या स्कूल सेटअप पे होगा,
बिकॉज हम इन्वेंट्री का बिजनेस नहीं कर रहे। सुपरमार्ट बिजनेस ही इन्वेंट्री का कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिपार्ट अलग होगा डेफिनेटली, जो मेक श्योर करेगा कि चीजें एक्सपायर ना हो, जो मेक श्योर करेगा शेल्फ से सामान खत्म है तो फौरन ऑर्डर प्लेस कर दिया जाए, जो मेक श्योर करेगा कि भाई कस्टमर्स लेकर जा रहे हैं तो कोई ऐसे एक चुपके से अपने पर्स में तो नहीं डाल रहा, राइट, चोरी चकारी ना हो। तो ये सब फंक्शन के बेस पे। इसके अलावा हॉस्पिटल पे आ जाए, हॉस्पिटल में क्या क्या डिपार्टमेंट्स होंगे अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस? वो तो मेडिकल डिपार्टमेंट हॉस्पिटल ही है ना, बोलो उसके अंदर डिपार्टमेंट्स, लेबोरेटरीज, रिसेप्शन, व्हाट एल्स? अब आप उसको सेगमेंट करेंगे। आप कभी हॉस्पिटल किसी ने विजिट किया है? ऑफ कोर्स किया होगा। तो वहां क्या होता है? ईएनटी डिपार्ट डिफरेंट होता है, गाइनी डिफरेंट होता है, स्टमक का डिफरेंट होता है, टीथ का डिफरेंट होता है। तो ये डिपार्टमेंट्स हो गए डिफरेंट। इमरजेंसी डिफरेंट होता है। तो जितने फंक्शंस होंगे उस हिसाब से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। आगे बढ़िए। तो आई होप फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन इज क्लियर। ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन, व्हाट इज ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन? बताओ, नाम से क्या लग रहा है भैया? एक तो तुम लोग, वेरी गुड वेरी गुड भैया, तुम लोग ना अब अपना दिमाग इस्तेमाल करना सीख लो। सब कुछ आता है तुम लोग को, जस्ट यूज योर ब्रेन्स, यूज योर कॉमन सेंस एंड बिलीव मी, कोई भी वर्ड है ना, ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन इसका मतलब इसके नाम में छुपा है। कोई भी न्यू टर्मिनोलॉजी आती है ना, पहले ट्राई टू फिगर आउट कि इसके नाम से क्या चीज समझ आ रही है। उसके नाम में उसके मायने छुपे हुए होते हैं फॉर श्योर। थोड़ा सा जहन पे जोर डालोगे, देखो आप लोगों ने आंसर दे दिया। राइट? डिड आई टीच यू? नो, यू गेव मी द आंसर. So I would like this kind of participation, that you need to use your brains. Geographical departmentation, area wise, branch wise, नाजमाबाद ब्रांच, गुलशन ब्रांच, डिफेंस ब्रांच, ये डिपार्टमेंटेशन हो गई। कराची ब्रांच, लाहौर ब्रांच, मुल्तान ब्रांच, उसके बाद इंडिया ब्रांच। इंडिया में खोलनी है ब्रांच? ना बाबा, वहां नहीं खोलो, कहीं भी खोलो वहां नहीं खोलो। खैर, मूविंग अहेड। प्रोडक्ट और ब्रांड डिपार्टमेंटेशन, व्हाट इज प्रोडक्ट और ब्रांड डिपार्टमेंटेशन? क्या मार्केटिंग? क्या मार्केटिंग? Marketing of the product, goodwill of the brand. मैन्युफैक्चरिंग। थोड़ा और जोर लगाओ, जहन में जोर डालो। क्या बन रहा होगा प्रोडक्ट? ओके, थोड़ा और जहन में जोर डालें, थोड़ा सोचें। डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट और ब्रांड डिपार्टमेंटेशन, मैंने क्या कहा? नाम में ही मायने छुपे हैं। क्या नाम है? प्रोडक्ट। क्या एक कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है? यूजुअली हो सकता है बनाती हो, ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ एक ही बनाती हैं, बट जनरलाइजेशन की बात हो रही है तो मैक्सिमम इदारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। तो प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंटेशन, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो चेयर्स भी बना रही है, टेबल्स भी बना रही है और अलमारियां, फर्नीचर, रूम फर्नीचर भी बना रही है, तो उनके दो डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे। ऑफिस फर्नीचर अलग डिपार्टमेंट, होम फर्नीचर अलग डिपार्टमेंट। क्या ख्याल है? इसी तरह प्रोडक्ट्स में आप और एंटर होते जाए। एंग्रो का नाम सुना है? एंग्रो कितने प्रोडक्ट्स बनाती है? शैम्पूज, डिटर्जेंट्स, सोप्स। तो ये जितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इन सबका डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं, डिफरेंट डिपार्ट्स हैं। बात समझ आई? इसी तरह एक इदारा है और उसके दो ब्रांड्स हैं। ब्रांड्स का क्या मतलब? सेक्टर ही अलग है। एक पर्सन है, उसने क्या खोला है? उसने फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी खोले और उसने कुछ खाने पीने का भी खोला है। अब ये दोनों के नाम तो सेम नहीं हो सकते क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बिल्कुल डिफरेंट है, लाइक हिसार स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, और खाने का अगर कोई बिजनेस है उसका तो वो उसका नाम बिल्कुल डिफरेंट होगा ना। तो ये दोनों ब्रांड्स ही डिफरेंट हो गए, बट दोनों रन कौन कर रहे हैं? वन पर्सन,
रन कौन कर रहा है? पीछे जो मैनेजमेंट बॉडी है वो एक ही है। गेटिंग द पॉइंट? तो ब्रांड डिपार्टमेंटेशन, आगे बढ़िए। Centralization and decentralization. Now, this is an interesting point which you guys need to note down. What's the difference between centralization and decentralization? सोचे। सेंट्रलाइजेशन में बिजनेस के ब्रांचेस होती है, ज्यादातर चीजें उसकी जो हेड ऑफिस होता है वो ऑपरेट कर रहा होता है। Very good. उसको सर्विस देनी है और कहीं की मशीन खराब हो गई, कुछ रिपेयर कराने, तो उन सब चीजों को हेड ऑफिस देखना होता है। Very- सेंट्रलाइज में ऑफिस को ब्रांचेस खुद देख रही होती हैं। वेरी गुड। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, आसान भाषा में सेंट्रलाइजेशन तमाम पॉलिसीज, तमाम डिसीजन मेकिंग, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस एक ऑफिस से आ रहे होंगे, दैट्स द हेड ऑफिस। और वो पूरी दुनिया में चाहे जितने भी ब्रांचेस हों, जितने भी डिपार्ट्स हों, वो सारे जो एक होते हैं ना इंस्ट्रक्शंस या हेड, वो एक ही होता है, दैट्स द हेड ऑफिस। जब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक जगह से आ रहे हैं, दैट्स हेड ऑफिस, उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं? Now, example, ACCA. It's operating in more than 180 countries. But इसका हेड ऑफिस कहाँ है? यूके लंदन। तमाम क्वेश्चन पेपर्स, तमाम आंसर स्क्रिप्ट्स, तमाम रिजल्ट्स, तमाम फी कलेक्शन, सब कुछ हेड ऑफिस लंदन से होता है। सब कुछ, ईच एंड एवरी पॉलिसी, ईच एंड एवरी डिटेल्स। अभी जो रिसेंटली एक न्यू अनाउंसमेंट हुई है दैट फ्रॉम 2027 द एंटायर ACCA syllabus contents and the subjects are going to change, वो भी कहाँ से इंस्ट्रक्शन आई है? ACCA हेड ऑफिस। एंड एप्लीकेबल कहाँ होगी? पूरी दुनिया में जहां भी ACCA ऑपरेट कर रहा है। So that's centralization. Now come to the point, decentralization. What does it mean? आइए इसकी डेफिनेशन देखें। Okay. Decentralization is just the opposite of centralization. यहाँ पढ़े, when administrative tasks, मुस्तफा पढ़िए। When administrative tasks are carried out at various separate locations, the administration function is said to be decentralized. That's it. अब आइए इसको हम ACCA पे ही रख के समझते हैं। अब अगर ACCA more than 180 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है और वो अपने सिस्टम को चेंज करना चाहता है, सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उसको क्या करना होगा राफे? Main branch. उसको क्या करना होगा? अथॉरिटी देनी होगी, डिसीजन मेकिंग पावर देना होगा। क्या उसको राइट्स देने होंगे कि वो अपने डिसीजंस, हर ब्रांच, हर डिपार्टमेंट जो डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट हो रहे हैं, वो अपने डिसीजंस, अपने मसलों के हल खुद निकाल सकें। उनको ये अथॉरिटी देनी होगी कि वो अपनी पॉलिसीज खुद बनाएं, अपने क्वेश्चन पेपर्स खुद बनाएं, अपने फी कलेक्शन खुद करें, अपने आंसर्स के रिजल्ट्स खुद शेयर करें, अपनी मार्केटिंग का जो भी प्लान है खुद करें। तो जब वो ये अथॉरिटी देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। यानी अब हेड ऑफिस सिर्फ और सिर्फ क्या कलेक्ट करेगा? एक फी कलेक्ट करेगा, जिसको एक और टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं? कलेक्शन करेगा सबसे, और बाकी सारे इख्तियारात ब्रांचेस को दे देगा। रॉयल्टी। Now, what is the advantage of being a centralized organization and what's the disadvantage? अपने जहनों से सोच के बताएं, कॉमन सेंस। एक सेंट्रलाइज इदारा है ACCA, सारी पॉलिसीज एक जगह से आ रही हैं, क्वेश्चन पेपर एक जगह से आ रहा है, सब कुछ एक जगह से डिसीजन मेकिंग हो रही है, पॉलिसीज मेकिंग, मार्केटिंग टेक्निक्स, एवरीथिंग A to Z। क्या फायदा है इसका? इस स्ट्रक्चर का क्या फायदा है? डिसीजन मेकिंग रैपिडली हो सकती है कि हम कुछ भी करेंगे तो डिसीजन फौरन हो जाएगा। जब क्या करें, डिसेंट्रलाइज में जाएंगे तो हमें वेट करना पड़ेगा, सबको पावर देनी होगी, फिर सब एप्लीकेबल करेंगे उसको। नहीं, ऐसा तो नहीं है। पावर्स आप, ठीक है, पावर्स देने में एक दफा आपको लगेगा टाइम, बट वंस इट्स गिवन, बट तो सब अपने डिसीजन खुद फटाफट लेंगे। इट्स द ऑपोजिट। ये डिसेंट्रलाइज का एडवांटेज है जो आपने कहा कि डिसीजन मेकिंग फास्ट हो। चांस ऑफ मिसफाइनेंस काफी कम है। अब इसको देखो ना, मैंने ACCA की मिसाल क्यों दी? ताकि आप लोग समझ सको। अब आप लोग यहाँ पे बैठे हो, ACCA करने जा रहे हो, तो ACCA के क्लाइंट्स हो। अब आपने क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करानी है ACCA की वेबसाइट पे, यस और नो?
एसीसी की वेबसाइट कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन चला रहा है? एसीसी खुद, हेड ऑफिस। आपने पेमेंट वहां की और वहां कोई बग आ गया, आपकी पेमेंट बीच में रुक गई, ट्रांजैक्शन रुक गई, आप अब नहीं, वो ना पेज रीलोड हो रहा है ना वो प्रोसेस हो रहा है, और बैंक कह रहा है कि पैसे कट चुके, बैंक कह रहा है पैसे कट चुके, एसीसी के पास पहुंचे नहीं है। अब आप छटपटाओगे नहीं छटपटाओगे एज अ क्लाइंट? ऑब्वियसली आपके पैसे लग गए लेकिन आप अभी तक एचसीए में रजिस्टर्ड नहीं हुए, तो आप कॉल किसे मिलाओगे? पहले तो आप हमसे राब्ता करोगे कि आप इंस्टीट्यूट हो, कराची में ही हो, प्लीज हेल्प करें हमें, हमें क्या करना चाहिए, गाइड करें, क्योंकि आपको नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो अथॉरिटी ही नहीं है एज एन इंस्टीट्यूट, क्योंकि हम तो डिसेंट्रलाइज तो नहीं है ना, हम तो उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं जो वो बोलते हैं, चाहे हम एग्जामिनेशन सेंटर हो चाहे हम ट्यूशन प्रोवाइडर हो, इंस्ट्रक्शंस आएंगी हेड ऑफिस से, सो वी कैन नॉट गाइड यू विदाउट देयर गाइडेंस। तो व्हाट वी विल से, काइंडली ईमेल टू एसीसी वेबसाइट, हम आपको ईमेल आईडी दे देंगे, काइंडली कनेक्ट विद सच एंड सच पर्सन। अगर वहां भी मसला हल नहीं हो रहा, काइंडली गो टू द कराची ऑफिस, एसीसी ऑफिस। अब आप बोलोगे अच्छा ठीक है, आपने ईमेल की, सब कुछ किया, 3 दिन गुजर गए, कुछ नहीं हो रहा, आप भागे भागे गए कराची ऑफिस एसीसीए के, एसीसीए कराची ऑफिस वहां गए, उन्होंने फिर वहां एडमिन हेड ऑफिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की, वहां से कोई सोल्यूशन लाने की कोशिश की। अब ओके वेट, ओके वेट, वी आर प्रोसेसिंग, वी आर चेकिंग, आप 2 दिन बाद आना। क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है? बिकॉज हेड ऑफिस लंदन में है, उसके वर्किंग आवर्स हमारे वर्किंग आवर्स डिफरेंट है। हम यहाँ से क्वेरी डालते हैं तो वो बैठे नहीं है सिर्फ हमारी क्वेरी लेने के लिए, पूरी दुनिया से क्वेरीज उनके पास जा रही है, तो इट्स टेकिंग टाइम टू रिजॉल्व ईच क्वेरी, गेटिंग द पॉइंट। तो हेड ऑफिस पे सारा लोड है, हमारे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम कुछ भी डिसीजन खुद से ले सके, आपका कोई भी मसला खुद से हल कर सके। ये है सेंट्रलाइजेशन का नुकसान और डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा, कि डिसेंट्रलाइज अगर अथॉरिटी हमारे पास होती तो फट करके जो भी अप्रोप्रिएट डिसीजन होता हम ले लेते, जो भी चैलेंज आता उस वक्त हम कर लेते, लेकिन अब हमें इंतजार करना है, ईमेल कर दी है, अब जब वो देखेंगे फिर प्रोसेस करेंगे फिर जवाब देंगे, फिर हम आप तक पहुंचाएंगे ना वो जवाब, इट्स टेकिंग टाइम। अब आइए नेक्स्ट, और क्या फायदा है सेंट्रलाइजेशन का या डिसेंट्रलाइजेशन का, जो भी जहन में आ रहा है, या क्या नुकसान है, जो भी जहन में आ। सेंट्रलाइजेशन में सारी ब्रांचेस एक साथ ग्रो कर रही होंगी, डिसेंट्रलाइजेशन में एक ब्रांच अगर अच्छी ग्रोथ कर रही है तो दूसरी का प्रॉपर चांस नहीं है कि वो भी उसी तरह ग्रो कर रही है जो दूसरी ब्रांच कर रही है, क्योंकि यार वैलिड पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन में ग्रोथ ब्रांच के ऊपर है, वो जिस तेजी से ग्रो कर ले, तो देर इज इनइक्वालिटी, सब इक्वली ग्रो नहीं कर रहे, सब अलग अलग टाइम एंड स्पेस स्पीड में ग्रो कर रहे हैं। जो कि एक फायदा है सेंट्रलाइजेशन का, कि सेंट्रलाइजेशन स्टैंडर्डाइज चीज आपको दे रही है। अब आप एसीसीए पाकिस्तान में कर लो, श्रीलंका में जाके कर लो, हो सकता है 2 साल बाद आप मलेशिया शिफ्ट हो जाओ, हो सकता है 2 साल बाद आप दुबई शिफ्ट हो जाओ, और आप ये फिक्रमंदी में हो कि भाई मेरा एसीसी अब कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। घबराने की बात नहीं, एसीसीए जैसे कर रहे थे वैसे ही करते रहोगे। क्यों? क्योंकि एसीसीए स्टैंडर्डाइज्ड है, वो हेड ऑफिस से कंट्रोल हो रहा है, क्वेश्चन पेपर्स पूरी दुनिया के लिए सेम जनरेट हो रहे हैं, आंसर चेकिंग पूरी दुनिया के लिए सेम क्राइटेरिया पे चेक हो रहा है, रिजल्ट अनाउंसमेंट पूरी दुनिया के लिए सेम टाइम पे हो रहा है। तो घबराने की बात नहीं है, आप दुबई शिफ्ट हो, इंडिया शिफ्ट हो, पाकिस्तान शिफ्ट हो, जहां भी चले जाओ, ACCA is going to treat you equally. You'll find ACCA equal everywhere, standardized everywhere. That's the plus point of being a centralized organization, कि स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है, क्वालिटी सर्विस मेंटेन्ड है, और एक जैसी है पूरी दुनिया में, कहीं भी चले जाओ एक जैसा है। व्हाट नेक्स्ट, और क्या फायदा है? All over the world, same rules all over और decentralization अलग है, जिसका जो एग्जाम। तो यही अभी हमने कहा, स्टैंडर्डाइज्ड, सब जगह सेम रूल्स पॉलिसीज, ठीक है, और व्हाट नेक्स्ट? इनोवेशन और क्रिएटिविटी सेंट्रलाइज में होती है और इस तरह डिसेंट्रलाइज में काम हो जाती है। नो, दैट्स द ऑपोजिट, गुड ट्राई। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आपको क्या लगता है डिसेंट्रलाइज में ज्यादा होगी या सेंट्रलाइज में ज्यादा होगी?
डिसेंट्रलाइज में जब देखो इंडिया में अलग वर्क हो रहा है, पाकिस्तान में अलग वर्क हो रहा है, श्रीलंका में अलग वर्क हो रहा है, अगर ये सब डिसेंट्रलाइज हो जाए तो हर एक के न्यू आइडियाज आएंगे। इंडिया वाले अलग स्टाइल से सोच रहे हैं, पाकिस्तान वाले अलग स्टाइल से सोच रहे हैं, श्रीलंका वाले अलग स्टाइल से सोच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी निकाल के लाएंगे। सबकी डिफरेंट सोचे हैं ना। तो डाइवर्सिफिकेशन डिसेंट्रलाइजेशन है। क्या वर्ड बोला मैंने? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन डिसेंट्रलाइजेशन में है। और सेंट्रलाइजेशन में तो यूके वाले ही ऑपरेट कर रहे हैं सालों साल से, लंदन से। वही दिमाग है, वही सोचने का अंदाज है, वही कल्चर को देखने का अंदाज है, वही स्टूडेंट्स को परखने का अंदाज है। क्या ख्याल है आपका? और यही चीज जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी, इसको मैं अगली पॉइंट से जोड़ूं कि फॉर एग्जांपल अगर हम डिसेंट्रलाइज की तरफ जाते हैं तो मैं आप लोगों को एक मिसाल देती हूँ। केएफसी, इंडिया में केएफसी है, पूरी दुनिया में केएफसी है, पाकिस्तान में भी केएफसी है। मगर जब मैं इंडिया गई तो वहां केएफसी में वेज बर्गर्स थे। I was so surprised. There was potato burgers, there were shami kebab burgers, and it was very different menu. I was so surprised. I was like, what is happening? फिर पता चला कि ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इंडिया वाले, जाहिर है इंडियन मार्केट 70% वेजिटेरियंस, 30% ओनली नॉन वेज, देयरफॉर वेज का मेन्यू लाना पड़ा। बट अपार्ट फ्रॉम इंडिया पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ वेज मेन्यू नहीं है। केएफसी इज ऑल अबाउट चिकन। बट वहां सरवाइव करने के लिए उनको वेज मेन्यू लाना पड़ा, बिकॉज कल्चर, बिकॉज वहां के पीपल, राइट और रॉन्ग। तो ये चीज डिसेंट्रलाइजेशन में फायदा देती है। व्हेन यू गिव सम अथॉरिटी टू द डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस, देन दे वर्क अकॉर्डिंग टू द पीपल डिमांड्स, अकॉर्डिंग टू द कल्चर ओवर देयर, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, अकॉर्डिंग टू देयर जो भी उनका उठना बैठना है, जिस तरह का जो चीज वो लोग लाइक करते हैं। अब पाकिस्तान और इंडिया में एक और चीज कॉमन है जिसको मार्केटिंग के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज द स्पोर्ट। व्हाट इज इट? क्रिकेट। क्रिकेट को बहुत ही पिछले साल की बात है, आई थिंक नई मार्केटिंग कैंपेन चली थी एसीसी की, जहां पे इन्होंने आप जैसे यंगस्टर्स के क्रिकेट मैच करवाए थे, एंड इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय एसीसी एंड इट वाज टू मार्केट एसीसी, इट वाज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो क्या चीज थी, उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया कि इस मार्केट की पसंद क्या है, जो हमारा क्लाइंटेल है उसको क्या खेल पसंद है, और उन्होंने उस हिसाब से उसको डिजाइन किया, उस हिसाब से उसको प्लान किया। अब आइए इसको हम जरा फटाफट से बुलेट्स इसके पढ़ते हैं और देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस इंक्लूड द फॉलोइंग। नजर आ रहा है? मैं साइड हो जाऊं जी, फटाफट। नंबर 1 फ्रॉम यू फलक। नजर नहीं आ रहा? बड़ा तो किया है, और बड़ा कर दूं? अभी सही है? बेटर? फर्स्ट पॉइंट कंसिस्टेंसी, या नहीं और बड़ा करूं? ओके। आई होप दिस इज बेटर। इससे बड़ा नहीं हो। कंसिस्टेंसी फॉर एग्जाम्पल are likely to be used no matter which part of the organization submits an invoice. Everyone uses the same data and information. Consistency, standardized, जो बात हमने कर ली थी। Next, Decisions are made at one point and so are easier to coordinate. एक जगह ही डिसीजन मेकिंग हो रही है तो कंफ्यूजन नहीं है। जब 10 लोग अपना 10 दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो कंफ्यूजन होगी। अभी एक हेड है, एक हेड ऑफिस है लंदन, बस जो उसने सुना दिया कोई उसको क्वेश्चन भी नहीं करता, जो फैसला आ गया वो आ गया, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। आगे नेक्स्ट। It gives better security, control over information and easier to force strength. बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। अब जाहिर है ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर्स है, अगर आप डिफरेंट कंट्रीज को अथॉरिटी दे देंगे, कहीं से कुछ लीक हो गया तो कौन जिम्मेदार है? उनका स्टैंडर्ड तो गिर जाएगा। एसीसी का एक ब्रांड है, एक इमेज है, एक स्टैंडर्ड है, एक प्रीमियम क्वालिफिकेशन है। आपको लगता है वो ऐसे ही अपना किसी को भी सबको दे देगा और कहीं से भी लीक हो जाए, फिर वैल्यू क्या रह जाएगी एसीसी की? फिर तो वही रह जाएगी जैसे हमारे, अल्लाह माफ करे, सिन बोर्ड की, कि भाई यहाँ से करोगे तो मतलब चीटिंग करके ही पास हो रहे हो। ठीक है,
So that is what it needs to maintain the security and control over operations. Next point. Head office is in a better position to know what is going on. Senior managers in an organization can take a wider view of problems and consequences. क्या कह रहे हैं? हेड ऑफिस को ज्यादा जल्दी पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और इस तरह सीनियर मैनेजर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के होंगे उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत टाइम लगेगा वाइड। देखो, जो हेड होता है ना, वो बिग पिक्चर देखता है, हमेशा याद रखो। फॉर एग्जाम्पल, इन अ बिल्डिंग ऑफ 20 फ्लोर्स, जो 20th फ्लोर पे है उसका व्यू ज्यादा विजिबल है या जो सेकंड फ्लोर पे है उसका व्यू ज्यादा अच्छा है? ऑफ कोर्स। तो लीडरशिप पोजीशन में भी जो सबसे टॉप पे बैठा है वो ग्लोबल पिक्चर देख रहा है, वो पूरे 180 कंट्रीज की सूरत हाल देख रहा है, उसकी नजर हर तरफ है, वो माँ है तो वो सब बच्चों पे नजर रखी हुई है। लेकिन अगर सिर्फ आप बोलो सबको अपना अपना अथॉरिटी दे दो, तो क्या बच्चे सब पे नजर रखते हैं? लाइक अगर बच्चों को अब्बा अथॉरिटी दे दें तो बच्चे तो अपनी अपनी सोचेंगे, अपनी अपनी फैमिली की करेंगे, पूरे अम्मा अब्बा के भी कोई नहीं सोचता आज तो, which is very sad, which shouldn't happen, but that's what we are trying to say, that जो leadership position पे सबसे टॉप पे, वो big picture देख रहा है, वो दूर तक देख रहा है, वो vision देख रहा है. That's why head office is in a better position to take decisions, and senior managers in organizations have a wider view of problem and consequences. Whereas जो बंदा वहां बैठा है उस वक्त सेकंड फ्लोर पे, उसको सिर्फ सेकंड फ्लोर ही नजर आ रहा है, उसको पूरा व्यू नहीं नजर आ रहा, देयरफॉर वो रॉन्ग डिसीजन ले सकता है. अब इसकी और मिसाल हम एक और चीज से हम ले सकते हैं. चार्ली चैपलिन का बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली. वो कहता है दैट जूम इन इफ यू जूम इन, कैमरा में जूम इन करते हैं ना, तो जूम इन जब आप करते हो तो आपको सिर्फ क्या नजर आ रहा है? कोई पिक्चर है तो सिर्फ उसके वो पॉइंट पे जहां आपने जूम किया. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन अ पिक्चर ऑफ योर गुड नेम Azura. Huzura. If I've taken a picture of Huzura and I zoom into her picture, I will see the flower, the pink flower, and I zoom into that pink flower, I'll only see the pink, that particle of the flower. That's it. मुझे नहीं पता कि इस पूरे ड्रेस में और कितनी खूबसूरत चीजें बनी हुई हैं या हुजूरा ने और फर्दर क्या पहना हुआ है. I can only zoom into the pink flower. And Charlie Chaplin said that when you zoom in, your life is a tragedy. And when you zoom out, then you look at the big picture and life looks comedy. जब आप जूम आउट करते हैं तो ये पूरी दुनिया, ये जिंदगी एक कॉमेडी से ज्यादा, खेल तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं. और जब आप जूम इन करते हैं तो आपको लगता है ओहो कितना जुल्म हो रहा है और कितनी ट्रेजेडी है. तो यही यहाँ पे फर्क है कि जब सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो वो जूम आउट पिक्चर देख रही है, बर्ड्स आई व्यू पिक्चर देख रही है. बट व्हेन यू आर डिसेंट्रलाइज्ड, वो जूम इन पिक्चर देख रही है सिर्फ और सिर्फ अपने एरिया, अपनी कंट्री, अपनी सिटी और उस वक्त में होने वाले सिनेरियो को देख रही है. दैट्स इट. बिग पिक्चर नहीं देख रही. राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट, decisions are made that Benefit the organization as a whole rather than just the local office. decisions are made that benefit the organization as a whole rather than the just local office. Local office तो सिर्फ अपना सोचेगा ना, अभी जो वही बात हमने कही, वो सबका नहीं सोचेगा, बट हेड ऑफिस सबका सोच रहे. नेक्स्ट, आगे बढ़िए. सीनियर मैनेजमेंट कैन कीप. नेक्स्ट पॉइंट, राफे. Senior management can keep a proper balance between different departments or functions, example by deciding on the resources to allocate to each. क्या मतलब? प्लीज एक्सप्लेन. सीनियर मैनेजमेंट हर ब्रांच के उनके हिसाब से जो उनको जितनी रिसोर्सेज चाहिए होती है उस हिसाब से उनको एलोकेट करती है, बजाय इसके कि सब में इक्वालिटी रखते सबको एक उस पे एक प्रोपोर्शन दिया जाए, बजाय उनकी जितनी यूज है उस हिसाब से दिया जाए. बेसिकली प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना. अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. अब ये 6 स्टूडेंट, मुझे पता है इसके पास MA1 की बुक है, मैंने कहा इसको तुम उसको दे दो. क्यों? क्योंकि इसका MA1 क्लियर हो गया. मुझे पता है इसके पास जो F2 की बुक है अभी पढ़ नहीं रही लेकिन पहले से ला के रख दिया, मुझे पता है मुस्तफा ने अभी पेपर देने में, उसको दे दो. तो अब क्या है, एज अ टीचर आई नो व्हाट रिसोर्सेज वी हैव.
each one of you, and I can distribute and allocate in a proper balance. बट अगर मैं आपको और आप लोग को बोल दूं अपनी डिसीजंस खुद लो, तो आप लोग अपनी अपनी किताबें, अपने अपने रिसोर्सेज अपने पास ही रखोगे, कभी भी एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, एक दूसरे से कोलैबोरेट करके बेनिफिट नहीं ले पाओगे. But when there is a head office, when there's a head teacher, she will guide you and she will let you exchange the resources that you guys have, right? So that is what is happening over here. Head office को बेहतर पता है कि तमाम डिपार्ट्स के रिसोर्स क्या हैं, तमाम ब्रांचेस में क्या है, और जब सारे बच्चे उसी के हैं तो वो एक बच्चे को बोलेगी यही तुम दूसरे को दो ना, और दूसरे को बोलेगी यही तुम उसको फला चीज दो ना, और फला को बोले तुम उसका मार्केटिंग कर दो ना, तो बच्चे कर देंगे, बच्चे बात मानेंगे. क्यों? क्योंकि सब माँ के अंडर में, हेड ऑफिस के अंडर में. ठीक. नेक्स्ट. Quality of decisions are taken more quickly at the center without need to refer back, get authority, etc. क्या कहाँ चले गए? क्वालिटी ऑफ डिसीजंस इज हायर ड्यू टू सीनियर managerial skills and experience. Quality of decisions higher due to senior manager skills and experience. Next. Self explanatory था ये. Next point. Crisis decisions are taken more quickly at the center without needed to refer back, get authority. क्राइसिस में डिसीजंस लेना हेड ऑफिस के लिए आसान है या सब अलग अलग डिपार्ट्स के लिए? हेड ऑफिस के लिए, और वो ज्यादा वाइज डिसीजन होगा. नेक्स्ट. फलक. देयर मे बी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल इन परचेजिंग कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड सप्लाईज. नेक्स्ट क्लास में सब अपनी टेक्स्ट बुक्स और किट्स लाजमी लेकर आए. नेक्स्ट. Administration staff are in a single location and more expert staff are likely to be employed. Career paths may be more clearly defined. नेक्स्ट. Standardization of policy system producer and Procedures. procedures and documentation. नेक्स्ट. Specialized staff can be used. नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़े. Duplication of services can be avoided and thus cost reduced. कोई पॉइंट जो नहीं समझ आ रहा? तो ये सारे बेनिफिट्स हैं सेंट्रलाइजेशन के, ठीक है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट. एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइज होने का क्या फायदा है? कॉमन सेंस यूज करो और बताओ पहले. अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल बात क्या है इसमें? क्रिएटिविटी बढ़ेगी, न्यू फास्ट डिसीजन मेकिंग, फॉरेन मसले हल हो रहे हैं. नेक्स्ट. और इनोवेशन और क्रिएटिविटी बढ़ती है. 2 पॉइंट्स हो गए. और आप जहां खड़े हो बैटलफील्ड में, आप अपनी बैटलफील्ड को ज्यादा बेहतर समझ सकते हो रादर देन हेड ऑफिस. क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आपको यहाँ के डे टू डे रियल टाइम चैलेंजेस मालूम है, और इन रियल टाइम चैलेंजेस को सॉल्व कैसे करने हैं वो भी आप लोग को बेहतर मालूम है रादर देन पीपल सिटिंग इन लंदन. व्हाट डू यू थिंक? या तो रियल टाइम चैलेंजेस आप लोग बेहतर जान सकते हो, आप लोग को बेहतर पता है कि यहाँ कैसे सॉल्व हो सकते हैं इस वक्त. फोर्थ. कोई और पॉइंट? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए यू नो द कल्चर बेटर, कि यहाँ आवाम को ज्यादा क्या पसंद है, डिमांड क्या चल रही है, लोग किस चीज से अट्रैक्ट हो रहे हैं. यस और नो? तो ये चीज में आप लोग को बेहतर पता होगा. नेक्स्ट. अब जल्दी से पॉइंट्स पढ़िए. माहा नाम है ना, पढ़े. द लोकल ऑफिसेस. Local offices do not have to wait for tasks to be carried out centrally. No reliance on head office. Local offices are more self-sufficient. क्लियर दोनों पॉइंट्स. नेक्स्ट पॉइंट हुजूरा. This will not affect the organization. एट अ लोकल लेवल. हेड ऑफिस में कोई मसला आ भी गया, वहां अर्थक्वेक आ गया है, तो आप लोग अपना स्मूथली रन कर रहे हो. अगर वहां अर्थक्वेक आ गया और हम लोग सेंट्रलाइज्ड हैं तो हम लोग भी सब शेक हो जाएंगे. नेक्स्ट. Procedures may be पढ़ो. टेलर्ड. tailored to suit local offices. प्रोसीजर्स में भी टेलर टू सूट लोकल ऑफिस. लोकल ऑफिस का जो भी तौर तरीका है, लोग जैसे हैं उसके हिसाब से टेलर कर लें. नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़िए मरियम. Local managers. डिसीजंस आर मेड. Decisions can be made more quickly. हाँ ऊपर वाला. डिसीजंस आर मेड. Decisions are made by people with knowledge of local situations, geographically Dispersed organizations. Decisions should often be decentralized on a regional area basis. नेक्स्ट पॉइंट मरियम. Decisions can be made more quickly because no need for head office approval. ओके. नेक्स्ट पॉइंट. Local managers are able to take
make their make their own decisions which may help motivate them. जब locally आप खुद decisions ले रहे हो तो वो आपको motivate करेगा that you have the authority and power. Next, Falak, local managers are able to make their own decisions, may help motivate them. Next point, more opportunities. खड़े होके पढ़ लो. More opportunities for junior managers, take on responsibility, important since job challenges and entrepreneurial Skills. are highly valued in today's work environment. Very good. Sit down. Next, Mustafa. There may be greater continuity between functional and general management, which may enable junior managers to make the transition to senior management more smoothly. Next, Rafe. Top managers are free to focus on matters affecting the organization as a whole and are not overly burdened or stressed with local concern. Next. Easier to identify separate spheres of responsibility which may result in improved controls, performance measurement and accountability. Clear? कोई पॉइंट जो नहीं समझ आ रहा? अब ये एडवांटेजेस आप लोग को पता होने चाहिए. अब इसको आपने नोट्स में कैसे लिखना है? पूरे पूरे जुमले लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट टेक वन पॉइंट. फॉर एग्जांपल, स्पीडी डिसीजंस वाला पॉइंट है. इतना बड़ा लिखो नहीं, बस लिखो फास्ट डिसीजंस, क्विक डिसीजंस, तो आपको याद आ जाएगा. अच्छा, ये था एडवांटेज. फिर इसी तरह आगे है, इजियर टू आइडेंटिफाई सेपरेट स्फीयर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी which may result in improved controls, performance measurement and accountability. तो इसमें कौन से 3 वर्ड्स लिखोगे नोट्स में? बताओ. इसका बुलेट के लिए कौन क्या लिखोगे आप? Simple. Separate responsibility, comma. Improved controls, comma. Performance measurement, comma. Accountability. बस ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं आपने, 4 वर्ड्स. तो इससे आपको याद आ जाएगा. अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें डिसेंट्रलाइज में उसी की है. अच्छा, कंट्रोल्स बेहतर हो रहे हैं, इम्प्रूव्ड. परफॉर्मेंस मेजरमेंट में आसानी है. एंड अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही भी उसी की. जो डिसीजन लेगा उसी की जवाबदेही है. ठीक है. अब डिसीजन ले रहा है लंदन, जवाबदेही हमारी है. तो थोड़ा सा एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर आ जाता है ना कि भाई फैसला तो उन्होंने ही किया, अब हो नहीं पा रहा वो सक्सेसफुल, तो आप बोल रहे हो कि हम काम नहीं कर रहे. हम तो कर रहे हैं. यहाँ वो लोग उस तरह रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे क्योंकि यहाँ उनकी डिमांड डिफरेंट है, एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है. राइट. जैसे वही पॉइंट हो जाता है ना, बर्डन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिसेंट्रलाइज में. सेंट्रलाइज में सारा बर्डन हेड ऑफिस पे होता है, डिसेंट्रलाइज बर्डन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. वेरी गुड. नेक्स्ट आ जाए मेन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस. अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं. सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन टॉपिक कंप्लीट. मेन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस. कितने तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं किसी भी बिजनेस में, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सेल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस, ये जितने आपके इंग्रेडिएंट्स हैं इन्हीं की तो ट्रांजैक्शंस होगी. कोई अलग से बाहर से चीज थोड़ी आ रही है. सब कुछ इसी में कैद है. सब कुछ इसी के अंदर से निकलेगा. सेल्स, परचेज, एक्सपेंस, पेइंग एम्प्लॉइज, परचेजिंग नॉन करंट एसेट्स. नेक्स्ट. अब हर एक का इन्होंने डिटेल में पैरा दिया है जो हम क्लास में नहीं पढ़ेंगे. ये आपने खुद सेल्फ रीड करना है बिकॉज इट्स वेरी बेसिक. पेइंग एक्सपेंसेस, पेइंग एम्प्लॉइज, परचेजिंग नॉन करंट एसेट्स. अब आइए छोटा सा सवाल. Which of the following personnel in an organization would not be involved in the purchase of materials? कौन सा शख्स, कौन सा पर्सनल जो काम कर रहा है आपके इदारे में, वो मटेरियल की परचेज में इन्वॉल्व नहीं होगा? नंबर 1 क्रेडिट कंट्रोलर, नंबर 2 स्टोर्स मैनेजर, नंबर 3 अकाउंट्स क्लर्क और नंबर 4 परचेजिंग मैनेजर. अभी हमने पढ़ा नहीं है. अब ये आपने सब्जेक्ट, ये इसका नाम पढ़ के इसका मतलब समझो और फिर अंदाजा लगाओ कि क्या होगा आंसर. अपना कॉमन सेंस यूज करो. अकाउंट्स क्लर्क इसमें शामिल नहीं होगा. क्रेडिट कंट्रोलर शामिल नहीं होगा. कोई और जवाब किसी के जहन में?
चलें इसका आंसर चेक करते हैं। आंसर इज ए, क्रेडिट कंट्रोलर। क्रेडिट कंट्रोलर डील्स विद क्रेडिट कस्टमर्स, नॉट द परचेज ऑफ मटेरियल। अब मैं आप लोग को एक हिंट या टिप दे रही हूं कि सवाल जो आपके एग्जाम में आएंगे ना, जरूरी नहीं वो हमने क्लास में किए हो, आपने रिवीजन किट में किया हो। सवाल कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि एसीसीए आपको फंडामेंटल नॉलेज देकर, कॉन्सेप्ट बनाकर, फॉर्मूला देकर आपको सेम टू सेम रट्टाफिकेशन जो अभी तक स्कूल में चला आ रहा है वो नहीं होने वाला यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको इनकरेज किया जाएगा, यूज योर ब्रेन्स। जिक्सॉ पजल होगा क्वेश्चन, अब उस जिक्सॉ पजल को आपने अपना जहन इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। इस उम्मीद में नहीं रहना कि ये तो मैं रिवीजन किट में करके आया हूं, ये सवाल तो वैसा नहीं है, मैम ने तो ये क्लास में कराया ही नहीं, और फिर पैनिक कर जाओ, क्योंकि ये आना ही नहीं है। एग्जाम में वो आना है जो आपकी कॉन्सेप्ट टेस्ट करेगा और आपको एक जिक्सॉ पजल देकर आपका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी चेक करेंगे, और आपको वो पता होगा आंसर, बस पैनिक नहीं करना है उस वक्त। वो आप आंसर निकाल लोगे, यू विल फिगर इट आउट, बट इफ यू पैनिक योर ब्रेन विल स्टॉप वर्किंग, फिर कुछ नहीं हो सकता। सो द ओनली थिंग इज, आप इसको एज अ गेम चैलेंज लो और बोलो कि हाँ मेरे मुझे जो भी जिक्सॉ पजल आएगा आई नीड टू सॉल्व इट टू द बेस्ट ऑफ माई केपेबिलिटी, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। अब आइए, क्रेडिट कंट्रोलर डील्स विद क्रेडिट कस्टमर्स, नॉट द परचेज ऑफ मटेरियल। अब मैं आपको इसमें एक हिंट ये देना चाह रही थी कि यहां पर आपके पास जितने भी नाम हैं, क्रेडिट कंट्रोलर, स्टोर मैनेजर, अकाउंट्स क्लर्क, परचेसिंग मैनेजर, कौन है ये लोग? क्या आप लोग एग्जैक्टली बता सकते हो इन एक एक का क्या काम है इदारे में? क्रेडिट कंट्रोलर का आपको बता दिया गया है, क्रेडिट कस्टमर्स डील कर रहे हैं, नाम में ही छुपा हुआ है क्रेडिट, नाम से ही पता लगा लो मायने, क्रेडिट कस्टमर में डीलिंग कर रहे हैं। स्टोर मैनेजर, वेयर हाउस इन्वेंटोरी, नेक्स्ट अकाउंट्स क्लर्क, रिकॉर्डिंग, कुछ भी रिकॉर्ड कर रहा है वो। नेक्स्ट परचेजिंग मैनेजर, परचेज रिकॉर्ड कर। परचेजेस डीलिंग, कि भाई सप्लायर से बातचीत करना, भाई हम मंगवाना चाह रहे हैं, कितना डिस्काउंट दोगे, हमारा माल खत्म हो रहा है, अब मंगवा लेना चाहिए। ठीक है, अब आइए, एग्जाम में कोई भी सिनेरियो आपको दे सकते हैं, तो आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे सॉल्व करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या करो, क्या करो, दो बेसिक बिजनेस की मिसालें जहन में लेकर आओ जो आपने देखी नहीं हो। नंबर वन, इजिएस्ट, सुपरमार्केट। आप सब विजिट किए हुए हो, यस और नो? कभी ना कभी आपने सुपरमार्केट विजिट किया होगा, कुछ ना कुछ सामान खरीदा होगा। अब जब भी जाना, उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि अगर मैं ओनर हूं सुपरमार्केट का, तो मैं कैसे चलाऊंगा इस इदारे को, क्या क्या मेरी फिक्रमंदियां होंगी, मेरी नजर कहाँ होनी चाहिए। हर जगह तो मैं नहीं पहुंच सकता ना कि मैं मेक श्योर करूं कि जो भी वहां पे सेल्स पर्सन खड़े हुए हैं वो कैश 50 रुपए जेब में नहीं डाल रहे हो। कैसे उस चोरी को तुम रोकोगे? तुम तो ओनर हो, तुम तो ऑफिस में बैठे हो, तुम तो जगह जगह नहीं पहुंच सकते, कोई भी चोरी कर सकता है। कोई हो सकता है सेल्स पर्सन खड़ा हो, उसी ने कोई जेब में प्रोडक्ट डाल लिया हो, आपको क्या पता, छोटा सा प्रोडक्ट है, डाल लिया जेब में खामोशी से। नुकसान किसका? इदारे का। पर आप उस इदारे के ओनर, तो आपका, तो कैसे बचाओगे उस इदारे को? तो अब आप समझ रहे हो, जब भी आप सुपरमार्केट जाओगे, हैव अ बिजनेस, ओपन योर बिजनेस आई। How are you going to do it? How is it being managed? How the inventory is being looked after? इन्वेंट्री सब खाना पीने, वो तो एक्सपायर भी हो सकता है, तो पैसे जाया, इन्वेंट्री के इन्वेस्टमेंट जाया। इतने सारे लोगों को हायर किया हुआ है, सबकी सैलरीज देना महीने की, कैसे हायर कर रहे हैं, कैसे इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है? जो उनका सॉफ्टवेयर डला हुआ है कंप्यूटर में, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है कि यूं स्कैन किया और प्रोडक्ट आ गया? कितने चांसेस हैं कि उस सॉफ्टवेयर में कोई बग नहीं है? कितने चांसेस हैं कि वो सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा? जब लाइट चली जाती है तो कैसे होता है? सोचो ना, तुम्हारे घर में भी तो ये सब हो रहा है, लाइट जा रही है, चीजें जा रही हैं। अब आप एसीसीए में आ गए हो, अब आप लोग बच्चे नहीं हो, अपनी जरा बिजनेस की आंख खोलो और देखो। सबसे छोटा बिजनेस बताओ मुझे क्या है? उस दिन बताया था कितने लोगों ने, मोची। मोची बना रहे हैं सड़क पे बैठ के, उसका क्या कैपिटल है, उसका क्या एसेट है, उसका क्या इनकम है, उसकी क्या लाइबिलिटी है? देखो ना, आंखें खोलो ना। एक ठेले वाले है, वो भी तो बिजनेस चला रहा है, उसका प्रॉफिट लॉस कौन रिकॉर्ड कर रहा है?
उसकी सब्जियां खराब हो रही हैं, जाया हो रही हैं, दिन में कोई नहीं खरीद रहा, तो वो सब्जी कहाँ फेंक रहा है, किधर उसको डिस्कार्ड कर रहा है, डिस्पोज ऑफ कर रहा है, उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, कोई कॉस्ट आ भी रही है। तो सबसे इजी जो आपको एग्जाम सिनेरियो में अगर कोई सवाल नहीं समझ आता, फौरन से फट करके एक सुपरमार्ट का लाना एग्जाम्पल, उसमें भी नहीं सॉल्व हो रहा, फट करके एजुकेशन सेक्टर का लाना, जो कि आप खुद इस एजुकेशन सेक्टर में बैठे हो, इसार स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, इसार फाउंडेशन, यहाँ अप्लाई करो चीजों को, देखो, क्योंकि बहुत सारे सवालात आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे, आप कुछ मिसाल से आप समझ पाओगे कि हाँ अच्छा शायद ये इस चीज की बात हो रही है, तो इस चीज में तो ये आंसर होना चाहिए। और तीसरा, हॉस्पिटल, हेल्थ सेक्टर, जो कि आप लोग विजिट किए हुए हो, वहां कैसे ऑपरेट होता है, वहां कैसे बिजनेस हो रहा होता है, डॉक्टर्स किस तरह फीस चार्ज कर रहे होते हैं, एक एक टेस्ट की अलग फीस है, लेबोरेटरी में अलग चीजें हैं, कैसे मैनेज हो रहा है, एज एन अकाउंटेंट आपकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी वहां पे, एज एन अकाउंटेंट आपका रोल क्या होगा हेल्थ सेक्टर में। तो ये सब कुछ जब आप जहन में एग्जांपल्स लेकर आओगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके यूं 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 सॉल्व होंगे कि हाँ अच्छा ये इस चीज से रिलेटेड। यस राफेल। बस क्रेडिट कंट्रोलर सप्लायर से डील नहीं करता है, मतलब कंपनी लिमिट करती है कि हमारा अकाउंट पेबल इस लिमिट से एक्सीड नहीं करे, उसके लिए कोई क्रेडिट कंट्रोलर नहीं होता। देखो अब सवाल यहाँ पे क्या कह रहे हैं, परचेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल किस चीज के लिए चाहिए, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहिए, तो कितना परचेज करें, कब करें। तो जो क्रेडिट कंट्रोलर है उसमें सबसे पहला वर्ड है क्रेडिट, उधार, और यहाँ जो परचेज लिखा हुआ है, परचेज, यहाँ पे क्रेडिट का वर्ड मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो जब तक क्रेडिट का वर्ड मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तुम समझो कैश परचेज है। तो कैश परचेज के लिए अलग मैनेजर होगा, अलग कंट्रोलर होगा, जो सप्लायर से डील करेगा, बात करेगा, डिस्काउंट की बात करेगा, और जो उधार पे जिनको बेच रहे हैं उसके लिए अलग होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस के ऊपर कंट्रोल क्या मतलब, अब अभी हम सिर्फ इसको समझेंगे, कंट्रोल ओवर ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन, लेन देन किसका, प्रोडक्ट सर्विसेज मनी इक्विवेलेंट, और सारी कहानी किसमें सर्कुलेट कर रही है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द बिजनेस, द 5 एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस जिसको कहते हैं। अब ये 5 एलिमेंट्स, इसके ऊपर कंट्रोल, क्या मतलब, क्यों करना है ये कंट्रोल, क्या है ये कंट्रोल। हम्म, तो रिकॉर्डिंग तो कर रहे हो, उसमें कंट्रोल का क्या सीन है, रिकॉर्डिंग करो। कंट्रोल का क्या मतलब है, लफ्ज लुगवी माने क्या है, लिटरल मायने क्या है कंट्रोल के, काबू करना। काबू करके रखना, अपने काबू करके रखना। तो काबू किसको करना है, ट्रांजैक्शंस को, क्यों भाई काबू करने की क्या जरूरत है, सोचो। चेक एंड बैलेंस के लिए, चेक एंड बैलेंस रखने की क्यों जरूरत है, तुम्हारा सुपरमार्ट है, अब देखो नहीं आंसर आ रहा है ना, अब सोचो मैं सुपरमार्ट का मालिक हूँ, ट्रांजैक्शंस हो रही है, लेन देन हो रही है, उस पर मुझे कंट्रोल करने की क्या जरूरत है। ये नजर रखी कोई ऐसी प्रोडक्ट ज्यादा ना खरीदे जो जिसके ऊपर डिमांड कम है, सेल कम है। फिर से सोचो, मैं सुपरमार्ट का ओनर हूँ, सोचो, कोई बोलो अपने आप को, मैं ओनर हूँ सुपरमार्ट का, मेरी इतनी 10 मिलियन की इन्वेंट्री रखी हुई है, मुझे ट्रांजैक्शंस पे कंट्रोल रखने की क्यों जरूरत है। ताकि कोई फेक रिसीट से बिजनेस ट्रांजैक्शन ना करो। कोई फेक रिसीट ना आए, कोई करप्शन ना हो, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो, कोई चोरी चकारी ना हो, कोई धोखा ना दे। तो इसीलिए तो कंट्रोल करना है ट्रांजैक्शंस पे, ताकि जो पैसे मेरे हैं वो मेरी जेब में आए, वो किसी और के जेब में ना चले जाए। तो ये कंट्रोल कैसे रखोगे तुम एज एन ओनर ऑन द सुपरमार्ट, तुम तो अकेले हो, तुम तो ऑफिस में बैठे हो, तुम्हारा तो सिर्फ पैसा लगा हुआ है, तुमने लोगों को हायर किया है, तुम कैसे भरोसा कर रहे हो अपने मैनेजर पे कि वो तुमको दगा नहीं देगा, तुम्हारी आंख में धूल नहीं झोंकेगा। और क्या, ऑडिट डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट ठीक है, वन ऑफ द वेज, व्हाट एल्स। मैनेजर्स आए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के ऊपर एक मैनेजर, हर बंदे के ऊपर एक बंदा, ठीक है, और कितने ही बंदे हायर कर लोगे तुम, हर बंदे के ऊपर बंदा। अब तुम देखो ना, मेन कैश डीलिंग कहाँ हो रही है,
सेल्स काउंटर पे, तो वहां जिस बंदे को खड़ा किया है वो रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, वो पागल तो नहीं बना रहा, सॉफ्टवेयर में लिख कुछ रहा है और जेब में डाल कुछ रहा है और कस्टमर को बता कुछ रहा है। उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। कैसे करोगे कंट्रोल तुम? कम ऑन गाइस, यू हैव द ब्रेन्स, गिव मी आंसर्स, यू नो। एग्जैक्टली, व्हाट एल्स? Updated software. वेरी गुड, पासवर्ड सिक्योरिटीज, व्हाट एल्स? अब तुम्हारा सुपरमार्केट है, कराची शहर में है, तुम्हें क्या डर नहीं है कि बाहर से कोई डकैत आ जाएगा अंदर और सारा कैश लेके चला जाएगा? एक बंदूक दिखाने की देर है, एक शूट करने की देर है, सब कैश वो दे देंगे, ले 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 ले। हाउ आर यू गोइंग टू प्रोटेक्ट दैट ट्रांजैक्शन? सिक्योरिटी गार्ड्स, व्हाट एल्स? Insurance. इंश्योरेंस, व्हाट एल्स? यू गोइंग टू पुट दोज थिंग्स, मशीन्स जिसके थ्रू कोई भी मतलब मेटल चीज गुजरे तो फौरन डिटेक्ट हो जाए, स्कैनर्स। तो ये सब क्या है? सब कंट्रोल्स हैं, और इसको हम कंट्रोल्स ही कहते हैं, सीसीटीवी लगाना। फिर इसी तरह कंट्रोल हर शक्ल में हो सकता है। कंट्रोल इस डिवाइस की शक्ल में हो सकता है, सॉफ्टवेयर की शक्ल में हो सकता है, पासवर्ड की शक्ल में हो सकता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड की शक्ल में हो सकता है, इवन द डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में हो सकता है, कि जो अभी आप लोग आए हो ना, अटेंडेंस ली है, इट्स कंट्रोल, कि कितने बच्चे आए थे, कितने बच्चों ने अटेंड किया। ये मेरे लिए कंट्रोल नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन चेक कर रहा है कि हाँ, मैम ईशा ने कहा था 10 बच्चे थे, यहाँ तो 7 बच्चों की अटेंडेंस है, कहाँ गए बाकी के बच्चे? ठीक है, तो दिस इज अ वे ऑफ कंट्रोल, व्हाट एल्स? और हर इदारे के लिए मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है, हर इदारे के लिए फलक ये डिफरेंट होता है। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग बेसिक प्रिंसिपल्स, कि हम लोग पिछले सेशन में भी कर चुके हैं। यही इंग्रेडिएंट्स हैं और इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की ट्रांजैक्शंस हैं, और हम अकाउंटेंट्स हैं तो हमें इन्हीं ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी है। ले भाई, आइए पहन लीजिए अकाउंटिंग का चश्मा। अभी क्या है अकाउंटिंग का चश्मा? डेबिट, क्रेडिट, asset and expense whenever it will increase will be recorded on the debit side. Liability, income and capital whenever it will increase will be recorded on the credit side. जब दोनों decrease होंगे तो what will happen will be recorded on the opposite sides. Clear? ये अकाउंटिंग का चश्मा है, ये रूल है, ये रूल है। ये रूल में कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, इसको एज इट इज उतार लीजिए नोटबुक में। Asset expense whenever increase in an organization will be recorded on the debit side. Liability, income and capital whenever it will increase will be recorded on the credit side. And when they will decrease, it will be opposite, recorded on the opposite sides. Thank you so much. जी, कर लिया रिकॉर्ड, ऑल राइट। अब आइए डबल एंट्री बुक कीपिंग मतलब व्हाट डज इट मीन? And when account head is increasing, the second account head will be decreasing. Okay, but what is it? Double entry book keeping, नाम से पता लगाओ। Double effect.
आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। सबको सिर्फ डेफिनेशन सुनाई दी है, समझ नहीं आया है। वेरी गुड। डबल एंट्री, डबल दो जगह लिखना, डबल डुअल इम्पैक्ट। तो डुअल इम्पैक्ट का मतलब है कि ये आपके 5 इंग्रेडिएंट्स हैं और हमने ये समझ लिया है कि कहानी इन्हीं 5 के अराउंड इर्द गिर्द घूमेगी। डबल एंट्री बुक कीपिंग हमें कहते हैं। अच्छा भैया मुझे ये बताओ, अम्मा घर में कोई ट्रांजैक्शन होती है, कोई ग्रोसरी लेकर आए, या फॉर एग्जाम्पल घर में मासियां काम कर रही हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून का महीना चल रहा है, जून की पेमेंट दे दी उन्होंने, तो उनकी एक छोटी सी नोटबुक है कि भैया मेरे घर में 3 मासियां काम कर रही हैं, फिर एक बोलती है मुझे नहीं दिया, दूसरी बोलती है मुझे नहीं दिया, और मैं भूल जाती हूँ बहुत सारे कामों में, तो मैं लिख लिया करूँ। तो वो कैसे लिख रही होगी कि हाँ जून की सैलरी दे दी फलां को? कैसे लिख रही होगी, कैसे रिकॉर्ड कर रही होगी? क्या हो गया, अम्मा तुम्हारी अकाउंटेंट है? फिर घर की बात कर रही हूँ, अम्मा कैसे रिकॉर्डिंग कर रही है? मेरे को सैलरी दी और आगे अमाउंट लिख देंगे। बस एक पेपर है, उसमें जून का महीना लिख दिया, बंदी का नाम लिख दिया, टिक कर दिया, दे दी सैलरी। ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी अम्मा है, मौसी को बोली आओ जरा साइन तो करो, कल को तुम मुकर जाओगी मैंने नहीं दी, साइन करवा लेगी बस। तो ये क्या है, 1 लाइन पे रिकॉर्ड हो रहा है, यस और नो? एक लाइन पे रिकॉर्ड हो रहा है। बट नाउ एज एन इदारा हमें अकाउंटिंग का रूल क्या सिखाता है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। एक लाइन में रिकॉर्डिंग नहीं होगी, 2 लाइनें चाहिए ही चाहिए। क्यों भाई? बिकॉज ये जो आपके इंग्रेडिएंट्स है, इसमें से इसके ऊपर डबल इम्पैक्ट आएगा ट्रांजैक्शन का। क्यों? देखते हैं किसका कॉमन सेंस है। यस राफेल। हमारा एक्सपेंस भी जब बढ़ रहा होगा तो हमारा एसेट भी तो कम हो रहा होगा, जैसे हमने मासिक उसका भी एक्सपेंस था वो डेबिट था। आंसर डायरेक्ट सही बताते हो, कॉन्सेप्ट गायब कर देते हो। कॉन्सेप्ट क्या है पीछे? हमारा आंसर सही है, मगर क्या है इसके पीछे, लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? और उसकी दूसरी वजह क्या है? क्या है वजह, क्यों है ये वजह? तो क्यों नहीं हम एक लाइन में सिंपल लिख सकते हैं? खर्चा जब ज्यादा पैसे भी ज्यादा। एक लाइन में क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि ट्रांजैक्शन, लेन देन, तो हमें दोनों रिकॉर्ड करना है कि हमने लिया क्या और दिया क्या। दैट्स वाई डबल। तुमने लिया क्या, तुमने दिया क्या, तो जो लिया वो भी लिखो, जो दिया वो भी लिखो। और लिया दिया क्या, यही पांचों में से कोई एक लिया है, कोई दिया है। अगर पैसा दिया है तो पैसा क्या है? एसेट है। और लिया क्या है बदले में? लिया भी कोई एसेट है, हो सकता है कोई नॉन करंट एसेट लिया हो, खरीदा हो, चेयर खरीदी हो इदारे के लिए, तो चेयर आ गई डेबिट। एसेट जो बढ़ रहा है, फर्नीचर अकाउंट, एसेट जो बढ़ रहा है कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड। और जो एसेट घट रहा है यानी कैश दे दिया, तो कहाँ, कौन से साइड पे? क्रेडिट साइड। तो बात समझ आई कि ये डबल एंट्री क्यों है? क्योंकि लेन और देन दोनों हो रहा है, तो दोनों की रिकॉर्डिंग होगी, देयरफॉर डबल एंट्री बुक की। क्लियर? आज हम यहीं तक रखते हैं, कुछ चीजें अभी हमारी रहती हैं इस चैप्टर की। वैसे ये चैप्टर मुकम्मल है, बहुत थोड़ी सी चीजें रहती हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हुए आगे अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। अब आपने घर जाके क्या करना है, जो मैंने पढ़ाया है यहाँ तक, हाफ चैप्टर की रीडिंग करके आनी है, डबल एंट्री बुक कीपिंग तक रीडिंग करके आनी है, ठीक है? ये सॉफ्ट कॉपी मैं आपको उसमें शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? और बुक्स भी आप लोग फिर अरेंज कर लीजिएगा। यहाँ तक कम से कम आपने रीड करके आना है, और इसके नोट्स भी हाफ चैप्टर के आज बना लो, कोई मुश्किल तो नहीं, आधा घंटा लगेगा बस, कर हो जाएगा। साथ साथ पढ़ोगे बेटा, कोई परेशानी नहीं होगी, 1.5 महीने के बाद यू विल बी रेडी टू गिव योर एग्जाम। लेकिन अगर साथ नहीं पढ़ोगे, पाइल्ड अप कर लोगे, तो फिर 3 महीने भी गुजर जाएंगे, यू विल नॉट बी रेडी फॉर योर एग्जाम। तो मेरा यहाँ पे मकसद ये है, इसार स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों को गाइड करें कि बेटा आप FIA स्टार्ट कर लिया है ना, 1 साल के अंदर खत्म। जून है आज, जून की कौन सी तारीख है? 28 तारीख है, 30 तारीख है, 30th को फर्ज करो स्टार्ट कर लिए। मेरा जो डेमो सेशन हुआ था वो 26 को हुआ था, तो मैंने उस दिन बोला था 26 को जून स्टार्ट किए,
26 जून 2025 FI कंप्लीट। ये टारगेट जहन में बना के चलो। और जब MA1 साथ साथ दोगे, 1.5 महीने से ज्यादा की कहानी नहीं है। MA1 सिर्फ 10 चैप्टर्स है। थोड़ा सा शार्प हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, तो आसानी पेपर हो जाएगा बहुत जल्दी। जिस पेपर में टाइम बचा सकते हो बचाओ, बिल्कुल बचाओ। अच्छा, अब इसके साथ आप होल्ड करें। MA1 और FA1 कौन कौन यहाँ देगा? आप दोगे, आप मैट्रिक से आए हो। शोएबा नहीं आई आज। अच्छा, तो जो FA1 देगा उसका भी यही प्लान है कि वो दोनों सब्जेक्ट साथ साथ लेके चलेंगे, FA1 MA1, और 2 महीने के अंदर अंदर अपने दोनों पेपर्स देंगे बैक टू बैक। FA1 की क्लासेस ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, कल और परसों। जो सिर्फ MA1 दे रहे हैं वो MA1 पे फोकस करे और 1.5 महीने में निकाल ले, खत्म। इतना लंबा चीज नहीं है ये जिसको हम टाने। तो ऐसे तो तुम्हारे एग्जाम पे भी ट्यूशन तो लेना पड़ेगा ना, उसका मॉक तो देना पड़ेगा। देखो, अगर आप ट्यूशंस ले लो तो अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होगा, बेस बन जाएगी। बेस बन जाएगी तो आगे F3 में आसान। हम रेकमेंड करते हैं कि आप लें FA1 के ट्यूशंस, मगर जिनको एग्जाम है, एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं है। FA1 FA2 का आई थिंक इंटर कॉमर्स के बच्चों को एग्जाम है, लेकिन वो एग्जाम्शंस के लिए भी आपको अप्लाई करना होगा ना। ACCA में एग्जाम्शन के लिए अप्लाई करना होगा। इट्स नॉट दैट इजी। यप। ओके, व्हाट एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? मेरे सब एमए1 की क्लास लेने की जरूरत नहीं है ना, मेरा एमए1 पे फोकस करूँ। MA1 में से फोकस करो, आपकी चॉइस है, 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। ठीक है, इट्स एंटायरली अप टू यू। आप एक सब्जेक्ट लो या 2 सब्जेक्ट लो, यू गाइज आर फुल टाइम स्टूडेंट्स, तो उसका भरपूर फायदा उठाएं। और अगर फुल टाइम स्टूडेंट नहीं है, पार्ट टाइम है, तो फिर मैनेज करें। इट्स इजीली मैनेजेबल। ऐसा नहीं है कि ACCA के साथ आप जॉब नहीं कर सकते, बल्कि मैं रेकमेंड करूंगी कि आप लोग कुछ ना कुछ खुद का काम स्टार्ट करें, स्टार्टअप करें। वर्क फ्रॉम होम, अपना खुद का कुछ भी छोटा। आपको केक बनाना अच्छा आता है, सेल इट फ्रॉम होम, मेक योर इंस्टा पेज, स्टार्ट डूइंग इट। क्या होगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, यू लर्न लॉट। आपको बिजनेस करना आएगा, आप ACCA करने आए हो, बिजनेस स्टार्टअप अपना शुरू करो। कुछ नहीं है, यूट्यूब चैनल शुरू करो। यूट्यूब चैनल में क्या करूं मिस? जो आता है, जो अच्छा लगता है, जो शौक है। हो सकता है कि तुम में से किसी को एक्सरसाइज का शौक हो, अपने एक्सरसाइज की वीडियोस डालो। हो सकता है तुम में से किसी को स्पोर्ट्स क्रिकेट में बहुत शौक हो, उसके वीडियो डालो। हो सकता है तुम में से किसी को बाइक्स का शौक हो, डालो वीडियो। आज के जमाने में एवरीथिंग इज सो इजी टू डू। एवरीथिंग इज इन योर फिंगर टिप्स, इन योर हैंड। जैसे इसको जीनी कहते हैं, जीनी का चिराग, इस्तेमाल करो। अभी से करो, क्यों नहीं भाई? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्कूल खत्म हो गया है, यू गाइस इन प्रोफेशनल फील्ड, अपना साइड साइड बिजनेस कुछ स्टार्ट करें। यूट्यूब चैनल बनाए, वो अपने बेसिक मोबाइल से ही वीडियो बनाए। लोग क्या क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा बनाए जो वैल्यू एडिंग, कुछ ऐसा बनाए जो प्रोडक्टिव हो सकता है आप में से किसी को घूमने का शौक हो, कहीं भी जा रहे हो घूमने के लिए, आपने आपकी वीडियो शूट आपने इस तरह से किया कि वो उतना अच्छा लग रही है वो चीज। हो सकता है आप में से कोई फूड ब्लॉगर बन सकता है, कहीं भी जा रहे हो, फूड ट्राई कर रहे हो, करो ना, किसने रोका है? सिर्फ ACCA थोड़ी करना है, साथ साथ ये सारी चीजें भी करें। एक्सप्लोर द वर्ल्ड, एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड यू। इट्स नॉट, दिस वर्ल्ड इज नॉट ओनली अबाउट ACCA, इट्स मोर देन दैट। यस, ACCA इज योर ट्रैक, ये भी इस पर आपका फोकस रहे बिल्कुल, बट साथ साथ करो, इट्स मैनेजेबल। पढ़ने के लिए आपको इस वक्त FI के लेवल में दिन के 2 घंटे, दैट्स इट। क्लासेस लो और दिन के 2 घंटे, फिर बाकी घंटे क्या करोगे भाई? बनाओ ना अपना चैनल। इट्स सो इजी। मैं तो बहुत इंकरेज करती हूँ, मेरे खुद के चैनल्स इतने बने हुए हैं। मेरा खुद का अभी मैंने न्यू स्टार्टअप किया है, टेरामिसू बना रही हूँ। इतना मजा आ रहा है इस काम में। करो, मजा आएगा। रियल लाइफ में चीजें पता चलेंगी कैसे अप्लाई हो रहा है। जो कॉस्टिंग यहाँ सीखोगे वो अपनी चीजों में अप्लाई करोगे, तो इट विल बी फन एंड यू लर्न अ लॉट एंड यू लर्न मोर फास्टर देन अदर्स। ये चीज है। ठीक है, कोई सवाल? थैंक यू वेरी मच। कुछ नहीं आ रहा ना, कोई ड्रामे का शौक है, मूवीज का शौक है, उसकी रिव्यू दो कि आपको कैसा लगा एज अ यंगस्टर, हाउ डिड दैट ड्रामा अपील टू यू, डू यू थिंक इट्स वर्थ पुटिंग सो मच ऑफ टाइम ऑन दैट? डू इट ना। कौन मना करे? अब मैंने आपको इतने आइडियाज दे दिए। चलो जाओ, शाबाश, भागो। अल्लाह हाफिज। बाद में देख सकते हैं, बाद में